हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के यूनिट 6 पर चर्चा लेकर उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत इस चैप्टर का पहला वीडियो हम बना चुके हैं, शायद आप देखे भी हों, जिसमें हमने मेटलर्जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा कर रखी थी और उसमें हम धातु निष्कर्षण की जो प्रोसेस थी उसके 2 प्रोसेस पर चर्चा की थी। जैसे पहला हमने बताया था आपको कि धातुकर में जो बड़े बड़े चक्के होते हैं उनको फोड़ना, तोड़ना, पीसना, ग्राइंड करना, उसके बाद जो है कंसंट्रेशन करना, कंसंट्रेशन ऑफ और उसके बाद हम तीसरा नंबर चुंबकीय पृथक्करण विधि तक पढ़ चुके थे। तो आज इस वीडियो में इसी चैप्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे धातु निष्कर्षण की और विधियां, फेन प्लवन विधि और निस्तापन, भर्जन आदि बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ना करना भूलें और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देर किए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेन प्लवन विधि। आज मेन टॉपिक हमारा है फेन प्लवन विधि। इस विधि से धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। इसका मेन फंक्शन ये है कि आप जो है किस टाइप्स के अयस्क को निष्कर्षण करना चाहते हैं, किस टाइप के अयस्क की प्रोसेस, किस टाइप के ओर का प्रोसेस है। देखें, जैसे फेन प्लवन विधि से मुख्यतः हमने बताया सल्फाइड अयस्कों को, सल्फाइड अयस्कों को पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। फेन प्लवन विधि में होता क्या है, एक पात्र लेते हैं बीकर जैसा और इस पात्र में हम जो भी अयस्क लेना था, सल्फाइड अयस्क था, ही सल्फाइड अयस्क का हमको निस्तारण करना था, तो सल्फाइड अयस्क लेंगे। सल्फाइड अयस्क के साथ साथ जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिलाएंगे। सल्फाइड अयस्क इसमें लेंगे और एक मथनी लगा देंगे या घूर्णी, आप कहिए, क्या कहिए, घूर्णी लगा देंगे। घूर्णी विलोडक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे घरों में देखते हैं सुबह सुबह मम्मी दही विलोडित करने के लिए एक मथनी लेके बैठ जाती हैं, ऐसे, जिसको गांव देहात की भाषा में खैलर कहते हैं। जिसके घर में होगा आप देखे होंगे। तो उसी प्रकार से इसमें एक विलोडक लगा देते हैं, अर्थात घूर्णी जो उसको घोल सके। और 2 चीज़ें इसके अंतर्गत पहली डालिए, संग्राही और अस्थाई कारक। संग्राही और अस्थाई कारक। अस्थाई कारक। संग्राही क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों, आप बुक में भी देखिए, लिखा हुआ है चीड़ का तेल, चीड़ का तेल या कोई भी वसा आप ले सकते हैं। ये आदि चीजें क्या हैं, आपका संग्राही का कार्य करती हैं। और अस्थाई कारक के रूप में आप
क्रिसॉल, एनिलीन, कुछ भी ले सकते हैं। क्रिसॉल या एनिलीन, ये अस्थायी कारक हैं। होता क्या है, प्रोसेस क्या है फेनप्लोनविद, ध्यान पूर्वक आप समझिए वर्ड टू वर्ड, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लिखना हुआ फेनप्लोनविद ही कभी तो आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। होता है जो हम बीकर लिए हैं, पात लिए हैं, उसमें जो है आप संग्राही और अस्थायी कारक दोनों साथ में मिलाइए। तो जो सल्फाइड अयस्क के साथ गैंग उपस्थित है वो अस्थायी कारक के साथ मिल जाएगा, अर्थात अस्थायी कारक में भीग जाएगा उससे, और चीड़ का तेल और वसा से अयस्क आपका भीग जाएगा। और मथ दीजिए आसानी से, आप जो घूंडली लगी है तो उसमें होगा कि चीड़ के तेल से जो भीगा था उसमें फेन बन जाएगा। जब इसको आप मथेंगे कोई चीज़, जैसे मट्ठा जब मथते हैं तो क्या होता है, उसमें मक्खन ऊपर आ जाता है, उसको मक्खन आसानी से निकाल लेते हैं। सेम वही प्रोसेस है, जब इसको मथा जाएगा तो इस प्रकार से कुछ झाग ऊपर इकट्ठा हो जाएंगी, झाग फेना इकट्ठा हो जाएगा। इसी के नाम पे तो इसको हम फेन प्लवन विधि कह रहे हैं। प्लवन माने हटाना, निकालना, फेन माने फेन, आप समझ रहे हो, झाग निकलता है। तो ये आपका क्या है, झाग है। क्लियर बातें। सल्फाइड अयस्क में उपस्थित गैंग संग्राही के साथ इकट्ठा होके फेन में जाके आपको मिलेगी, और जो अयस्क है, सल्फाइड अयस्क जो है आपके, उसमें जो मेटल्स के या ओर के जो पार्टिकल्स हैं वो तेल से भीग के नीचे आपकी बर्तन की पेंदी में रह जाएंगे। उसके बाद आप इसको निकाल के सुखवा लीजिए, और सुखवाने के बाद आप उसको जिस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो ये फेन प्लवन विधि का बहुत ही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, या किसी भी एग्ज़ाम में आपको जानकारी रहना ज़रूरी है। जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए खासा समस्या खड़ी हो रही है, जब से हमारे उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न लगा है। इंग्लिश बेस्ड है, इंग्लिश में अक्सर जो है आपको वीडियो मिलती होगी, तो समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसको हिंदी मीडियम बनाया जाए, ताकि बच्चे लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आइए अब ये थोड़ा आपको कहानी मॉडल बताते हैं। कहानी सुनिए बस। इस चैप्टर में अक्सर जो है आप यही देखेंगे कि कहानी ही कहानी तो हर जगह है, विशेषकर उसमें कुछ है नहीं, आपको समझना ही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। नवाचार मतलब यदि आप देखने का नज़रिया हो तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ें देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल दैनिक जीवन के प्राकृतिक घटनाओं में आप साइंटिफिक दृष्टिकोण देख सकते हैं। देखें हम कि इसमें था एक महिला जो थी वो कपड़े धुलती थी, डेली के डेली कपड़े धुलती थी। तो जो माइंस से वर्कर आते थे उनके वर्कर्स के कपड़ों पे जो है ग्रीस, तेल या जो मेटल्स होती थे या ओर्स जो होते थे, मिनरल्स होते थे, उनके पार्टिकल चिपके रह जाते थे। तो जो महिला कपड़ा धुलती थी वो देखती थी कि जो झाग उसका बन रहा है, झाग में उस जो गैंग्स मेटल के पार्टिकल्स थे वो जाके उसमें इकट्ठा हो जा रहे थे झाग में। तो उसकी एक कस्टमर थी जिसका नाम आपके बुक में दिया श्रीमती केरी एवर्सन। उनके आधार पर उनको ये जब घटना बताई तो रसायनज्ञ थी, तो उन्होंने कहा, अनुमान लगाया कि इस विधि द्वारा जो है हम कापर के निष्कर्षण को आसान बना सकते हैं। यानी चट्टानी या ज़मीनी तौर पे या जो इधर उधर बिखरे कापर हैं उनको इकट्ठा करने में हम फेन प्लवन विधि का बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। इसका जो है आगे चलकर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, झाग प्लवन विधि का आविष्कार हुआ वहीं से, या फेन प्लवन विधि आप कह लीजिए, झाग प्लवन विधि कहिए। तो इस प्रकार एक नया सिस्टम बना और जो है
कॉपर धातु एकाएक सस्ती हो गई अन्य धातुओं की अपेक्षा, क्योंकि इसके निष्कर्षण की जो प्रोसेस हुई वो आसान हो गई और आसानी से हमको धातुएं प्राप्त होने लगी। ये रही फेन प्लवन विधि पर चर्चा। आपको टिप्पणी भी लिखने को आता है एग्जाम में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें है बॉक्साइड अयस्कों का निष्कर्षण, हिंदी भाषा में उसको बोलते हैं निक्षालन। निक्षालन, निक्षालन का तात्पर्य है कि आप अगर कोई भी जो ओर है आपका, ओर जो आपका ओर है या अयस्क है, ओर अयस्क है, इसको यदि आपका ओर वाटर के साथ पूरी तरह से सोल्यूबल है, घुल जा रहा है, उसके साथ विलयन बना रहा है, तो किस विधि द्वारा आप उपयोग करेंगे वहाँ पर उसका निष्कर्षण? निक्षालन विधि द्वारा। निक्षालन, निक्षालन विधि द्वारा। यदि उसकी कंडीशंस क्या है आप समझिए, ये कंसंट्रेशन आप कर रहे हैं और का निष्कर्षण तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस कंडीशन ये है कि यदि आपका ओर वाटर के साथ सोल्यूबल है या किसी निश्चित विलायक के साथ, कोई भी निश्चित विलायक, आप अल्कोहल लीजिए, स्पिरिट लीजिए या ऑयल लीजिए या वाटर लीजिए, यदि इन किसी भी निश्चित विलायक के साथ वो सोल्यूबल है तो आप वहाँ निक्षालन विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। विधि से एक उदाहरण हम लेते हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन। बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन। बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बॉक्साइट का, आप जानते हैं फार्मूला, बॉक्साइट जब भी निकाला जाता है तो इसमें 3 अशुद्धियाँ होती हैं। एक तो सिलिकॉन ऑक्साइड की, एक आयरन ऑक्साइड की और एक आपका है टाइटेनियम ऑक्साइड की। ये अशुद्धियाँ तीनों बॉक्साइट में पाई जाती हैं एल्यूमिनियम के निष्कर्षण से पहले। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए आप बॉक्साइट को जो है निक्षालन विधि प्रयोग करते हैं, क्योंकि बॉक्साइट जो एक ओर है ये शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है बड़ी आसानी से। तो इसको हम क्या करते हैं, बॉक्साइट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सॉल्यूशन बनता है। तो जब आप ये, क्योंकि बॉक्साइड का ओर जो है एल्यूमिनियम का ओर बॉक्साइड है, एल्यूमिनियम का ओर बॉक्साइड है, तो बॉक्साइड जो है शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घुल के वो एक विलयन बनाता है और घुलने के बाद Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट, या आप समझिए सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में Al2O3 जो है किसके रूप में अलग होता है? Al2O3 ये सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में अलग हो जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में, और सोडियम सिलिकेट के रूप में आपका ये सिलिकॉन ऑक्साइड अलग हो जाता है। सोडियम सिलिकेट के रूप में सिलिकॉन ऑक्साइड की अशुद्धि दूर हो जाती है, ये वाली अशुद्धि सोडियम सिलिकेट के रूप में दूर हो जाती है। तो इस तरह से एक रिएक्शन तैयार होती है जिसमें जाके आपका शुद्ध रूप से एल्यूमिनियम मिल जाता है। रिएक्शन देखिए, आप लीजिए Al2O3,
Al2O3 सॉलिड के रूप में और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये रहा हमारा अयस्कों का सांद्रण या आप कहिए। इसके बाद जो है अब सांद्रित अयस्कों से धातु के निष्कर्षण कैसे किए जाते हैं उसको हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो एक प्रोसेस बनता है कंसंट्रेशन के बाद, आपको हमने इकट्ठा पहले वीडियो में बताया था 5 प्रोसेस होते हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रोसेस है ऑक्साइड में परिवर्तन, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। नंबर 1 प्रोसेस है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। उसके बाद ऑक्साइड का धातु में अपचयन, ऑक्साइड का धातु में अपचयन। सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन और ऑक्साइड का धातु में अपचयन। सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में इसलिए परिवर्तित किया जाता है क्योंकि ऑक्साइडों को अपचयित करने में, अपचयन आपको प्रोसेस बताया गया था कि ऑक्सीजन का निष्कर्षण। तो जब हम ऑक्साइड सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं तो उसका निष्कर्षण मतलब अपचयन करने में इजी प्रोसेस हो जाता है। इसके अंतर्गत ऑक्साइड में परिवर्तन वाला बिंदु हम देख रहे हैं, ये अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। इसके लिए 2 मुख्य प्रोसेस हैं, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन और भर्जन। निस्तापन और भर्जन। निस्तापन गर्म की आवश्यकता होती। किसी चीज़ को आप गर्म करते हैं जिससे उसका वाष्पशील पदार्थ उड़ जाता है और निष्कासित हो जाता है, धातु ऑक्साइड शेष रह जाता है। आप किसी चीज़ को गर्म करिए, गर्म करने का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उससे वाष्पशील पदार्थ उड़ जाएंगे और ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर ये जो आपका भर्जन है, भर्जन रोस्टिंग का मतलब है भर्जन। भर्जन का मतलब है आप सिंपल सी भाषा में समझिए भूजना। जैसे आप कोई चीज़ भूजते हो मतलब उसको पूरी तरह गर्म ना करके उसको भूजते हो आप। भूजने से जो अलग प्रोसेस है उसमें और को भूजा जाता है, एक विशेष भट्टी में रख के भूजा जाता है। तो हम जैसे सबसे आसानी से मिलने वाले अयस्क को लेते हैं, उसमें है आयरन। देखिए निस्तापन की जो प्रोसेस है उसमें Fe2O3 इंटू X अणु जल के अब आप इसको गर्म कीजिए। डेल्टा जो है क्या प्रोसेस दिखा रहा है, टेम्परेचर की। वर्जन हम बाद में बताते हैं, इसको देखें आप। तो इसमें क्या होता है, Fe2O3 ये ऑक्साइड बन गया और जो भी जितने अणु जल के होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो मुख्य निस्तापन में क्या हो रहा है, आप जो भी ओर है कंसंट्रेटेड ओर मतलब सांद्रित अयस्क को आप गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार एक रिएक्शन और लें, जिंक कार्बोनेट। तो इसमें आप इसको टेम्परेचर जब देंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो आप यहाँ भी देख लीजिए धातु का ऑक्साइड बन रहा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका एक मुख्य प्रोसेस है निस्तापन। उसके अंतर्गत आप 2 रिएक्शन देखें,
अब तीसरा जो है एक बनता है, इसी के अंतर्गत है कि आप कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दो धातुएं लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको इरेज कर दें। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जब इसको आप गर्म करेंगे, इसमें जल के अणु भी कुछ प्रोसेस में उपस्थित हो सकते हैं या नहीं भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो जाके बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। कितने अणु निकलेगी? 2 अणु निकलेगी। तो ये प्रोसेस जो है निस्तापन कहलाता है। निस्तापन के अंतर्गत आप बखूबी याद रखिए कि किसी भी सांद्रित अयस्क को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और उसको ओर का ऑक्साइड हम बना लेते हैं, ओर का ऑक्साइड बना लेते हैं। ये टिप्पणी आती है, आप अपने अनुसार जो समझे हैं उसको बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं, या किसी भी एग्जाम में बैठते हैं आसानी से आपको मार्क्स हासिल हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं भर्जन। आप देखिए, भर्जन माने भूजना सामान्य भाषा में। अब यहाँ आप क्या भूज रहे हैं? भूज क्या रहे हैं? आप जो सांद्रित अयस्क लिए थे उसी को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से, यानी मेटल का जो गलनांक है, जिस भी मेटल को आप लिए हैं उसका जो गलनांक है उसके नीचे के टेम्परेचर पर आप उसको हीट करिए, गर्म करिए, भूजिए उसको चारों तरफ से टेम्परेचर देके, और वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी। निरंतर ऑक्सीजन की आपूर्ति करते रहिए। जैसे आप देखिए जिंक का सल्फाइड अयस्कों की कुछ रिएक्शन हम बता रहे हैं, धातुओं के सल्फाइड अयस्क, जैसे जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप इसको हीट करते रहिए, यानी भूजते रहिए, भर्जन करते रहिए, तो जिंक ऑक्साइड आपका बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा ZnO, और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब इस रिएक्शन को संतुलित कर लीजिए। Zn इधर 2 है तो यहाँ भी आप 2 लगा दीजिए, क्योंकि 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन टोटल 6 बन रहा है, तो 2 तो यहाँ हो गया, बच रहा है आपके पास 4 ऑक्सीजन बच रहा है, और ये 2 ये बच रहा है, तो आप यहाँ 2 लगा दीजिए। तो 2 सल्फर हो गया और 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 यहाँ, 4 2 6, ये रिएक्शन संतुलित हो गई। उसके बाद आप लेड सल्फाइड लीजिए, PbS, लेड सल्फाइड का आप निरंतर वायु की उपस्थिति में गर्म कराइए, तब आपको लेड ऑक्साइड मिलेगा PbO, और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा SO2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस्ड कर लेते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ आप इसको 2 लगा लीजिए, यहाँ 2 लग गया, तो Pb2 और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहाँ 2 हो गया, 4 और कमी है, तो 4 यहाँ 2 लगा दीजिए, ये बन गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार कॉपर के सल्फाइड अयस्क होते हैं Cu2S, इसको भी 2 लीजिए, ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति करते रहिए, और जो रिएक्शन बनेगी कॉपर का ऑक्साइड बनेगी CuO या Cu का क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, सॉरी, Cu2O, और सल्फर डाइऑक्साइड आपकी निकल जाएगी। अब रिएक्शन को संतुलित कर लीजिए, 4 यहाँ है, सल्फर ये वही बात होगी, यहाँ फिर 2 लगेगा। तो इस प्रकार से भर्जन हुआ। कुछ आप धातुओं को देखें जिनसे ऑक्साइड बना, अर्थात सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन हम 2 मुख्य तरीके से कर सकते हैं। निस्तापन पहला है, दूसरा भर्जन है, जिसमें एक विशेष प्रकार की भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी कुछ इस प्रकार है, आपकी बुक में दिया भी है, हम संक्षेप में यहाँ दिखाना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। ये इस प्रकार से एक पात्र होता है भट्ठी नुमा, जिसमें 2 प्लेसेस बने होते हैं। आप यहाँ
और रख लीजिए अयस्क, सांद्रित अयस्क, और बाहर आपका फ्यूल होगा। फ्यूल में आग लगेगी और इधर से ऑक्सीजन की आपूर्ति करते रहिए, तो ये भूज उठेगा। पूरी तरह आप उसमें मिलाइए मत, अलग से उसको एक पात्र कंटेनर होता है, जब भूज उठेगा तो ये रिएक्शंस होती हैं। तो ये हमारा रहा सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करने का दो मुख्य तरीका हैं। इसको इरेज करके नंबर दूसरा हम देखें। वर्जन पे आपको टिप्पणी आएगी लिखने के लिए, ये लमसम 2 या 3 नंबर के लिए होती है। मुख्यतः अन्य कंपटीशन इंजीनियरिंग एग्जामों में भी निस्तापन और वर्जन पे महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। इनको आप बारीकी से देखिए और सॉल्व करिएगा। आशा है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं ऑक्साइड का धातु में अपचयन। ऑक्साइड, आप कोई भी धातु का ऑक्साइड लीजिए, धातु आप मेटल ले लीजिए। मेटल, एक रिएक्शन लेके समझाता हूँ, समझ में आएगा। मेटल के X मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के Y मॉलिक्यूल्स हैं। कोई भी अपचायक, जैसे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी अपचायक, आप मान लीजिए कार्बन अपचायक ले रहे हो और ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जो मेटल ऑक्साइड है अपचायक आपका उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अलग हो जाएगा और मेटल आपका बचा रह जाएगा। ये इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, मेटल आपको प्योर मेटल, यानी आपको जो मेटल मिल गया ये प्योर मेटल मिल गया। अब मेटल तो अलग हो गया, धातु कर्मकी के सारे प्रोसेस हम देख लिए, ऑक्साइड का धातु में अपचयन भी हुआ। लेकिन ये कौन सी बात डिसाइड करती है कि कौन सा अपचायक किस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, यह बात किस पॉइंट से डिसाइड होती है, इन सब बिंदुओं पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप गिब्स एनर्जी पहले भी पढ़ चुके हैं। ऊष्मागतिकी के प्रमुख बिंदुओं के आधार पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा अपचायक किस मेटल ऑक्साइड के साथ फिट बैठता है। और मुख्य ऊष्मागतिकी का टॉपिक गिब्स ऊर्जा है, जो बताता है यदि गिब्स ऊर्जा रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लिए गए हैं, यदि उनकी गिब्स ऊर्जा का मान 0 से कम अर्थात ऋणात्मक है, तो वो अपचायक उस मेटल ऑक्साइड के साथ फिट बैठेगा, एकदम श्योर फिट बैठेगा। तो आप दोस्तों अगले वीडियो तक तैयारी करते रहिए। परसों ही आपको इस पर अगला वीडियो मिलेगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे धातुकर्मकी के ऊष्मागतिकी के सिद्धांत, धातुकर्मकी में ऊष्मागतिकी के सिद्धांत कैसे लागू किए जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।